हेलो हेलो गाइस। तो वेलकम बैक। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पावर प्लांट ऑक्सिलरी स्टार्ट किया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक। टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ पावर प्लांट ऑक्सिलरीज और यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 टॉपिक्स टुडे। ठीक है, उन 3 टॉपिक में एक तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो कंडेंसर्स जो है वो हम कवर करेंगे। देन सेकंड इज योर कूलिंग टावर। ठीक है, व्हाट इज कूलिंग टावर ये भी हम देखेंगे। एंड थर्ड इज वी आर गोइंग टू डिस्कस चिमनी। ओके, तो दीज आर द लेफ्ट आउट टॉपिक्स जो कि पावर प्लांट ऑक्सिलरीज में लास्ट लेक्चर में हमने बॉयलर ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, बॉयलर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इकोनोमाइजर, then we have superheaters, then we have other different how a boiler is constructed, air preheater, वो सब हमने देख लिया था। तो बच्चों अब चल के नेक्स्ट ये 3 चीज देखेंगे। देखो यहाँ से इंजीनियरिंग सर्विसेज में कभी कभी जनरल टॉपिक है ये, जिससे इजी क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट विद कंडेंसर्स। ठीक है, तो हेडिंग डालो कंडेंसर्स। अब देखो कंडेंसर्स क्या होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी रैंकाइन साइकिल में हमने कहा था कि व्हेन वी टॉक अबाउट रैंकाइन साइकिल, ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल में अगर आपने देखा होगा तो रैंकाइन साइकिल जब हम देखते थे तो हमने सबसे पहले देखा था कि सबसे पहले यहाँ पे होता है बॉयलर। बॉयलर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बॉयलर के बाद में आपने देखा होगा कि यहाँ पे होती है एक टरबाइन। ठीक है, यहां लगी होती है लेट्स से एक टरबाइन। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सपेंशन वाला साइन होता है टरबाइन का। तो दिस इज हाउ अ टरबाइन एक्चुअली लुक्स लाइक। और टरबाइन के बाद में अगर आप देखोगे तो यहां पे आ जाते हैं, दिस इज हाउ द कंडेंसर वुड बी प्लेस्ड। ठीक है, तो यहां से बॉयलर के अंदर आपका हीट एक्सचेंज होता है। जो वाटर है वो टरबाइन के अंदर एंटर करता है। ठीक है, वाटर जो है वो टरबाइन के अंदर एंटर करता है। तो ये वाटर जो होगा वो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। ठीक है, तो यहां से आपकी स्टीम होगी वो आपकी टरबाइन में एंटर करेगी। ठीक है, टरबाइन में जब एक्सपैंड हो जाएगी तो अब वो प्रेशर लो प्रेशर तक एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने के बाद में इसने वर्क जो है वो बाहर दे दिया, तो WT इसने ऑलरेडी दे दिया। अब आपका जो पानी है जो कि एग्जॉस्ट स्टीम जिसको बोलते हैं, ठीक है, दिस इज योर एग्जॉस्ट स्टीम। ठीक है, तो एग्जॉस्ट स्टीम जो है नाउ दैट विल गो टू कंडेंसर। कंडेंसर में हम क्या करते हैं, स्टीम को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करवा लेते हैं। सो यू हैव वाटर ओवर हियर, और वाटर जो है उसको हम पंप के पास भेज देते हैं, जहां से इसको डायरेक्टली पंप कर दिया जाता है अगेन बैक टू द बॉयलर। ऐसा ही होता है। ठीक है, दिस इज योर फीड पंप। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे दिस इज योर कंडेंसर। ठीक है, ये आपका कंडेंसर है। इस कंडेंसर के अंदर स्टीम आती है जिसका एंथैल्पी होता है, ये एग्जॉस्ट स्टीम है, इसका हाई एंथैल्पी है। ठीक है, टेम्परेचर इसका कम है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इसका एंथैल्पी हाई होता है। तो हाई एंथैल्पी होता है, तो अब अगर मान लो आपको एंथैल्पी इसका रिड्यूस करना है, लेट्स से मैं इस साइकिल को यहां कर दे रहा हूं। ठीक है, पूरा मैं आपको पूरा पिक्चर एक दिखा दे रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि होता क्या है। देखो यहां पे हाई एंथैल्पी है। हाई एंथैल्पी क्यों है, क्योंकि ये वेपर फेज में है। आप लोगों ने जो रैंकाइन साइकिल, मैं बस जस्ट बना रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। रैंकाइन साइकिल को अगर आप देखोगे तो रैंकाइन साइकिल यहां बना था, अब आप यहां पे हो तो यहां पे आपकी एंथैल्पी ज्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा इसकी वैल्यू वो समवेयर अराउंड 2300 किलो जूल पर केजी ऐसे कुछ आती थी। उसको हम कंडेंस करेंगे तो कंडेंस होकर यहां तक आ जाता था, जिसकी एंथैल्पी वो समवेयर अराउंड 200 किलो जूल पर केजी। तो अगर आप देखोगे तो एंथैल्पी रिड्यूस हो रही है, यहां से हीट रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, और ये हीट रिजेक्ट कहां पे होती है, ये हीट रिजेक्ट आपके कंडेंसर के अंदर होती है। सो दिस इज योर कंडेंसर। ठीक है, ये आपका कंडेंसर होता है। ठीक है, अब कंडेंसर क्या है, कंडेंसर तो एक हीट एक्सचेंजर है। तो हीट एक्सचेंजर के अंदर एक फ्लूइड आपका एनर्जी दे रहा है, तो कोई दूसरा फ्लूइड एनर्जी लेना भी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा फ्लूइड एनर्जी कौन लेगा,
तो उसको एनर्जी को लेने के लिए वी हैव वाटर, ठीक है, हमारा कूलिंग वाटर होता है, ठीक है, वी हैव कूलिंग वाटर, यहां से ये कूलिंग वाटर आता है और यहां से बाहर निकल जाता है, सो दिस इज योर कूलिंग वाटर, ठीक है। ये आपका कंडेंसर के अंदर एंटर करता है विद टेम्परेचर लेट्स से Ti, ठीक है, Ti से एंटर करेगा एंड इट विल एग्जिट द कंडेंसर विद योर टेम्परेचर T आउट, ठीक है, सो दिस इज एंटरिंग इन विद Ti, दिस इज T आउट, ठीक है। तो अगर Ti से T आउट तक गया है तो कोई टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, क्यों? क्योंकि यहां से कुछ हीट है वो एक्सचेंज हुई होगी, तो यहां से कुछ हीट जो कितनी है, क्यू रिजेक्शन वाली जो हीट है, जो क्यू रिजेक्शन की हीट जो आप यहां पे कह रहे हो, दैट हीट वुड बी गिवन टू द वाटर, दिस कूलिंग वाटर, ठीक है। और ये कूलिंग वाटर है, अब ये इस हीट को लेके चला गया, अब ये कहां जाएगा? तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? देखो जनरली हम क्या करते हैं, ये कूलिंग वाटर अगर आपका रिवर कहीं पे है आसपास, ठीक है, सो आइदर इफ यू हैव अ रिवर, लेट्स से आपके पास में एक रिवर फ्लोइंग है, ठीक है, रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिवर का जो डायरेक्शन होता है ऐसे डाउन स्ट्रीम की साइड, तो दिस इज कॉल्ड एज द अपस्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड एज द डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम वो होता है जहां से ऊपर से नदी आ रही है और डाउन स्ट्रीम जिधर की तरफ जा रही है, तो हम क्या करते हैं, अपस्ट्रीम से पानी लेते हैं, अपस्ट्रीम से यहां से पानी लेंगे, इसको ठंडा करवाएंगे और इसको फिर भेज देंगे डाउन स्ट्रीम में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो अपस्ट्रीम से पानी आ रहा है वो ठंडा आ रहा है, उसको लेके हमने भेज दिया डाउन स्ट्रीम की साइड, तो गर्म हीट लेके चला जाएगा। बट अगर मान लो ऐसा नहीं होता, हम डाउन स्ट्रीम से लेते और अपस्ट्रीम में भेज देते, तो यहां से पानी उठाते, उसको गर्म करके अपस्ट्रीम में भेजते, तो वही अपस्ट्रीम वाला पानी फिर से गर्म होकर ठंड आ जाता डाउन स्ट्रीम में। तो आप क्या कर रहे हो, इस प्रॉब्लम को आप नहीं चाहते कि भैया यहां गर्म पानी सक्शन हो, यहां से गर्म पानी ना सक हो। अगर इसको डाउनस्ट्रीम में कर देते तो जो अपस्ट्रीम में पानी छोड़ा आपने, वही पानी यहां चला जाता, तो आप कुछ गर्म पानी ले रहे होते, जो हम नहीं चाहते। तो दिस इज हाउ वी पुट अप द कूलिंग ऑफ द वाटर। यहां से जो हीट रिजेक्ट हुई है, उस हीट को हम रिजेक्ट कर देते हैं रिवर के अंदर, ठीक है। बट क्या क्या रिवर सब जगह अवेलेबल होती है? इज रिवर अवेलेबल एवरीवेयर? देखो बहुत सारे लोकेशन पे रिवर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों ने अगर देखा होगा, गांव वांव के जो लोकेशन होते हैं या फिर जो पावर प्लांट है, मोस्टली जो पावर प्लांट्स होते हैं वो सिटीज को अकोमोडेट करने के लिए बनाए जाते हैं, मतलब सिटीज को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। और सिटीज के पास में क्या रिवर होती है क्या? नहीं, बहुत ही कम सिटीज होती हैं जिनके पास रिवर होती है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी हाल में इस पानी को ठंडा करना है, जो ये कूलिंग वाटर है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी अगर रिवर नहीं अवेलेबल है, देन वी मेक ए डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज द कूलिंग टावर, ठीक है। हम एक दूसरी डिवाइस बनाते हैं जिसको बोला जाता है कूलिंग टावर। अगर आप लोगों ने देखे होंगे, अगर पावर प्लांट आप लोगों के घरों के आजू बाजू होगा, तो आपने ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर देखा होगा, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर। पावर प्लांट में सिर्फ आपको यही दिखता है, वो पावर प्लांट का कूलिंग टावर होता है। अभी आगे देखेंगे। तो कूलिंग टावर में हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर में क्या करते हो, ये वाला पानी जो है, इस पानी को लेके जाते हो, गर्म वाला पानी जो है, ठीक है, ये गर्म वाला पानी जो आ रहा है, इस पानी को आप लेके गए और यहां ले जाके आप पानी को स्प्रे करवाते हो, ठीक है। इस पानी को आप स्प्रे करवाते हो, यहां पे एक ग्रेट होता है, ठीक है, यहां पे एक परफोरेटेड शीट होती है जो जनरली पानी को होल्ड करवाती है। और होता क्या है, पानी ठंडा होके, पानी जब ठंडा हो जाता है तो यहां नीचे कलेक्ट हो जाता है, यहां पे एक बेसिन होता है जिसमें पानी कलेक्ट हो जाता है, और इस पानी को वापस आप भेज देते हो के लिए, ठीक है। तो यहां से आप पानी परफोरेटेड शीट पे गिराते हो और यहां से पानी, ठंडा पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। दिस इज कोल्ड वाटर, ठीक है। अब ये होता कैसे है वो हम तब डिस्कस करेंगे जब आप कूलिंग टावर पढ़ोगे, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कूलिंग टावर। ये आपका कूलिंग टावर है, समझ में आ गया? दोनों हैं हीट एक्सचेंजर ही, ये भी आपका हीट एक्सचेंजर है, यहां पे भी हीट ही एक्सचेंज हो रही है,
ठीक है, दोनों का अलग अलग नाम है। दिस इज कंडेंसर बिकॉज यहाँ पे पानी को ठंडा किया जा रहा है, स्टीम को ठंडा किया जा रहा है। ये कूलिंग टावर बिकॉज पानी को ठंडा किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग नेम है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, सो दिस इज हाउ द कंडेंसर एक्चुअली लुक्स लाइक। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया है तो आप लोग डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये टीएस डायग्राम है, जल्दी से फटाफट से बनाओ। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को बनाने के लिए, जब बन जाए तो फिर मेरे को बताना। ठीक है, फटाफट से बनाओ। फिर डन, बन गया। ओके ओके, तो कूलिंग टावर जो होते हैं इसके बारे में, सॉरी, कंडेंसर जो है इनके बारे में एक छोटा सा लाइन लिख लो। कंडेंसर्स आर द डिवाइसेस, condensers are devices which are used condense they are used to condense the condense exhaust steam coming out of turbine supplied be supplied back to, okay, so it is used to condense the exhaust steam which is coming out of the turbine, and it will be fed back to the boiler. The condensation or the heat released the heat released by the steam is taken up by the cooling water ठीक है, the cooling water is either taken from river, is either taken from or taken from the sump वो होता है जो कि नीचे वाला एरिया जिसमें कलेक्ट किया जाता है पानी। ठीक है, तो द कूलिंग वाटर इज आइदर टेकन फ्रॉम रिवर और इट इज टेकन फ्रॉम द सम्प ऑफ द कूलिंग वाटर। ठीक है, आई होप ये आसान है, सबको समझ में आ गया। को बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है कूलिंग कंडेंसर्स का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कंडेंसर्स जो होते हैं, दो तरह के कंडेंसर्स होते हैं। ठीक है, there are two types of condensers, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टाइप के कंडेंसर होते हैं, बट जो दो मेजर कंडेंसर्स होते हैं, पहला जो होता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट
कंडेंसर, ठीक है। ऐसे कंडेंसर्स जिसके अंदर स्टीम और कूलिंग वाटर दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट कंडेंसर्स होते हैं दे आर बेसिकली मिक्सर्स भी कह सकते हैं इनको। इसमें क्या होता है, द एग्जॉस्ट स्टीम दैट इज कमिंग आउट, द एग्जॉस्ट स्टीम दैट इज कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन, ये आपका एग्जॉस्ट स्टीम आ रहा है, इसको आप क्या करते हो, नोजल्स की हेल्प से ऐसे रिलीज कर देते हो, ठीक है। दिस इज योर एग्जॉस्ट स्टीम, ठीक है। इस एग्जॉस्ट स्टीम के ऊपर आप कूलिंग वाटर स्प्रे करवाते हो, तो यू हैव कूलिंग वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम हेयर, दिस इज योर कूलिंग वाटर, ठीक है। तो ये कूलिंग वाटर है, ये स्टीम है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो स्टीम जो है वो अपनी एनर्जी इसको दे देती है, पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ये ठंडी हो जाती है, एंड देन बोथ आर फेड टू द बॉयलर। अगर आप यहां से देखोगे तो देयर विल बी वाटर विच विल बी कंडेंस्ड ओवर हेयर, यहां पे आपका पानी पड़ा रहेगा, ठीक है। यहां पे आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है। यहां पे हीट एक्सचेंज होगा और ये आपका पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो पानी होता है, नाउ दिस वाटर इज फेड टू द बॉयलर, ठीक है, वाटर टू बॉयलर, ठीक है। अब देखो ये जो वाटर बॉयलर को भेजा जाता है, इसको ठंडा किया जाता है अगेन। देखो आपने स्टीम यहां से एनर्जी लेके आई है, स्टीम यहां से अगर एनर्जी लेके आई है, ये पानी ठंडा पानी आ कहां से रहा है, कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पानी जो है इसको ठंडा किया जाता है। बेसिकली देखोगे अगर ये ठंडा पानी है, ये स्टीम गर्म है, दोनों मिक्स हो जाएंगे, एनर्जी अभी भी पानी के पास में ही है। तो एनर्जी जो पानी के पास में, उस एनर्जी को अगर डायरेक्ट बॉयलर में आप भेज दोगे, अगर इस एनर्जी को डायरेक्ट आप बॉयलर के पास भेज दोगे, ठीक है, तो आपका हीट एक्सचेंज एक्सटर्नल सोर्स के साथ कहीं हुआ ही नहीं, तो आपका साइकिल चलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करके पार्ट ऑफ द पानी को वापस उधर भेज देंगे और पार्ट ऑफ द पानी को यहां पे वापस डालेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंजर्स और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कंडेंसर्स। These are only used for very small, these are used for very small condensers, जहां पे बहुत कम हीट एक्सचेंज होती है, वहां पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है। दीज आर हाईली इनएफिशिएंट हीट एक्सचेंजर्स, हाईली इनएफिशिएंट। ऐसा क्यों बोलते हैं हम हाईली इनएफिशिएंट, बिकॉज अगर आप यहां पे देखो तो जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है वो मिक्सिंग के कारण हो रहा है। जब मिक्सिंग के कारण हीट एक्सचेंज होता है, आपको पता है एंट्रोपी जनरेट होती है, और जो एंट्रोपी जनरेशन का प्रोसेस है दैट इज हाईली इनएफिशिएंट। आइडियली स्पीकिंग अगर हीट ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हीट ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी गुड, ठीक है। हाईली इनएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। एंट्रोपी जनरेशन के सेंस में ये हाईली इनएफिशिएंट है, जो कि हीट ट्रांसफर या फिर आप साइकिल की एफिशिएंसी में देखोगे, बट हाईली एफिशिएंट in terms of हीट एक्सचेंज में ये बहुत एफिशिएंट होते हैं। देखो डायरेक्ट आपका कांटेक्ट हो रहा है, स्टीम और पानी का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो 100% ऑफ द एनर्जी जो स्टीम को देनी है वो वाटर को ट्रांसफर हो, 100% ऑफ द एनर्जी। तो दे आर हाईली एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ हीट एक्सचेंज। देखो ये सवाल बहुत बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जा चुका है, which condensers are most efficient, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर और नॉर्मल हीट एक्सचेंजर्स, जो कि हम आपने रैंकाइन साइकिल में करते हैं, ओके।
तो अगर आप देखोगे, सो द आंसर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर्स आर मोर एफिशिएंट। ठीक है, चलो जल्दी से इसको बना लो, जैसे ही बना लोगे उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बना लो। इज इट डन? यस, ओके। अगर हो गया है, सो गाइस लेट्स सी द सेकंड टाइप ऑफ कंडेंसर। सेकंड टाइप का जो कंडेंसर होता है उनको सरफेस कंडेंसर्स बोलते हैं, जो कि हम अभी देखते हैं। ठीक है, हमारे जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो बेसिक हीट एक्सचेंजर्स होते हैं उनको हम सरफेस कंडेंसर्स बोलते हैं। सरफेस कंडेंसर्स क्या है? आपका ये हीट एक्सचेंजर है या फिर ये कंडेंसर है। इस कंडेंसर के अंदर आपका कूलिंग वाटर जो है इट फ्लोज इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, दिस इज योर कूलिंग वाटर, इट फ्लोज इनसाइड द ट्यूब, और आपका स्टीम जो है वो ऊपर से आता है। दिस इज वेयर योर स्टीम इज कमिंग। ठीक है, यहां से आपका स्टीम एंटर करता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो स्टीम एंड वाटर बोथ आर सेपरेटेड बाय अ सरफेस। ठीक है, जो आपका ट्यूब का सरफेस है उसके ऊपर हीट एक्सचेंज होती है। तो दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स आर कॉल्ड एज surface condenser, or this type of condensers are called as surface condensers. Okay, so these are normal condensers या normal heat exchangers, normal heat exchangers where where water flows where water flows inside tube. ठीक है, inside tube, and steam condenses on surface of ट्यूब। ठीक है, ट्यूब्स के सरफेस पे आपका स्टीम कंडेंस होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, दीज आर द कंडेंसर्स व्हिच आर कॉल्ड एज सरफेस कंडेंसर्स। अगर सरफेस कंडेंसर्स होंगे तो अगर मान लो यहां से मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम आ रहा है एम डॉट एस। ठीक है, let's say the enthalpy of steam is hs and enthalpy of water is hw. What is the amount of steam that has been rejected by amount of enthalpy that has been rejected by the steam? Can I say this will be m dot s into h of steam minus h of water? This is the amount of energy that has been released by steam. Okay, and the same amount of energy would be taken up by, let's say this is mass flow rate of cooling water, this is your Ti and this is your T out. Can I say the same amount of energy will be taken by m dot c multiplied by c? ठीक है, capacity of water 4.186 kilojoule per kg multiplied by T out minus Ti. It is as simple as that. कंडेंसर्स का सवाल आ जाए बहुत आसान आएगा, अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो एम सी पी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, एम सी डेल्टा टी, एम डॉट सी इज मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर। ठीक है, वेयर एम डॉट सी इज मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर। ठीक है, ठीक है, क्लियर? एंड m dot s is mass flow rate of steam.
ठीक है, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम। क्लियर? बहुत आसान है। देखो इसमें इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, सिंपल हीट एक्सचेंजर है। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया सबको। ठीक है, क्लियर है तो जल्दी से इसको बना लो। अब देखो और भी टाइप के कंडेंसर्स होते हैं, जेट कंडेंसर होते हैं, इवेपोरेटिव कंडेंसर होते हैं। इवेपोरेटिव कंडेंसर इज सेम लाइक योर कूलिंग टावर, वो हम आगे देखेंगे। बट जेट कंडेंसर है वो नॉर्मल ऐसे हैं जो कंसेप्ट के लिए बनाए। एक इजेक्टर होता है, उसके अंदर से स्टीम को फ्लो किया जाता है, वो ठंडी हो जाती है और उसके बाद में उसको कंडेंस कर लेते हैं। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंडेंसर्स, बट दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है that is surface and direct contact type heat exchange. Is it clear? समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, बना भी लिया होगा। बना लिया? नहीं बनाया तो जल्दी से फटाफट बना लो, बना लो फटाफट से। बना लिया? ओके, तो अगर बना लिया तो गाइस वी हैव फिनिश्ड द कंडेंसर। नाउ वी विल गो टू द सेकंड टाइप ऑफ सेकंड टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज कूलिंग टावर। ठीक है, तो आई होप अब सबको शायद समझ में आ जाए कि कूलिंग टावर क्या होता है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि पावर प्लांट ऐसे रहता है, तो पावर प्लांट में कितना बड़ा सा ये रहता है और उसके ऊपर धुआं धुआं निकल रहा होता है। ऐसा आप लोगों ने देखा है? आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि यार देखो ये पावर प्लांट का धुआं है, इस धुएं की वजह से हमारा शहर गंदा हो रहा है। अगर किसी के आजू बाजू में कोई पावर प्लांट है तो आप इसको देख के पक्का सोचोगे कि यार कितना धुआं निकालता है ये। बच्चों ये धुआं नहीं है, दिस इज द वाटर, ये स्टीम है। ठीक है, ये कौन सी स्टीम है? ये नॉर्मल स्टीम है जो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो हम देखेंगे। तो देखो कूलिंग टावर का पहले ये बताओ, कूलिंग टावर का काम क्या है? कूलिंग टावर का मेन काम है टू कूल द कूलिंग वाटर विच इज गोइंग टू द कंडेंसर। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ अ कूलिंग टावर, फंक्शन ऑफ कूलिंग टावर is to remove heat from cooling water, used in power plant condenser। ठीक है, पावर प्लांट कंडेंसर्स में जो कूलिंग वाटर होता है उसको भी ठंडा करना है। अब देखो यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, कूलिंग वाटर को ठंडा करना है तो कौन करेगा? कूलिंग टावर ठंडा करेगा। और कूलिंग टावर कैसे ठंडा करेगा? ये अपनी एनर्जी किसी और को दे देगा। जो अभी आपने एनर्जी जो निकाली है, हीट रिजेक्टेड, जो आप लोगों ने देखी थी m डॉट सी कूलिंग वाटर इंटू सी इंटू टी आउट माइनस टी आई, ये जो हीट आप लोगों ने देखी थी, दिस इज द हीट विच विल बी रिजेक्टेड बाय द कूलिंग टावर। और ये हीट किसको रिजेक्ट करता है? this heat is rejected to, now this heat is transferred to atmospheric air, it is transferred to atmospheric। is it clear? अब ये एटमॉस्फेरिक एयर को कैसे ट्रांसफर करता है तो उसका कंसेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। देखो देखा जाए तो बेसिकली ये कूलर है, देखा जाए तो ये एक कूलर है। कूलर कैसे अभी बताता हूं। ठीक है, तो क्या ये इतना बना लिया, इतना लिख लिया सब लोगों ने? क्या ये यहां तक समझ में आया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अगर सबको समझ में आ गया तो कूलिंग टावर में एक्चुअली अरेंजमेंट कैसा होता है?
कूलिंग टावर का जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसा होता है। ये आपका कूलिंग टावर का मैंने क्रॉस सेक्शन दिया है, ठीक है। कूलिंग टावर के क्रॉस सेक्शन में ये आपको पूरा टावर दिख रहा होगा। जो कूलिंग टावर होता है वो यहां तक होता है। जो कूलिंग टावर आप लोगों को दिखता है बाहर बाहर जो आप लोगों को दिखता है वो कूलिंग टावर इतना होता है, ठीक है। दिस इज हाउ द कूलिंग टावर एक्चुअली लुक्स लाइक। और ये कूलिंग टावर जो होता है ये नीचे से खाली होता है। ये कूलिंग टावर को हम ऐसा खड़ा करते हैं, ये ऐसा कूलिंग टावर हो गया, ठीक है। इसको हम पिलर्स पे खड़ा करते हैं, ठीक है। और पिलर्स पे खड़ा करके दिस इज हाउ द पिलर्स आर देयर। और ये नीचे से खाली होता है, अगर ऊपर से कुछ डालोगे तो सीधा नीचे गिर जाएगा। दिस इज होलो इनसाइड, पूरा होलो होता है, पूरा अंदर से ऊपर से लेके नीचे तक पूरा होलो होता है, खाली होता है। ऐसे एकदम एक एक खाली बस हाइपरबोला लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कूलिंग टावर होता है इसके अंदर आपका सबसे पहले तो हॉट वाटर, जो आपका हॉट वाटर होता है, देखो फ्रॉम, ये देखो ये हॉट वाटर आ रहा है, हॉट वाटर पाइप फ्रॉम कंडेंसर। जो कंडेंसर से पानी आ रहा है वो आपका टी आउट पे आ रहा था, ठीक है। टी आउट वाला जो पानी था वो यहां से आ रहा था। उस पानी को हम क्या करते हैं, स्प्रे करवाते हैं, ठीक है। उस पानी को हम स्प्रे करवाते हैं। उस पानी को जब आप स्प्रे करवाओगे तो वो जो पानी स्प्रे हो गया उसको हम एक परफोरेटेड, जो यहां पे फिल्स लिखा है, फिल्स आर नथिंग बट दीज आर प्लास्टिक परफोरेटेड शीट्स, ठीक है। हम क्यों ठंडा करवा रहे हैं, अगर आपने देखा होगा कूलर में जो फिन्स लगे होते हैं या कूलर का जो जाल लगा रहता है, फिल्स जो हैं, ठीक है, ये वो होते हैं जो आप कूलर में ग्रास लगी रहती है। कूलर में ग्रास क्यों लगाते हैं, वही सेम उसी का काम ये है, ठीक है। देखो इसको समझने से पहले कूलर का कंसेप्ट आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। कूलर में हम क्या करते थे, ये आपका कूलर हुआ करता था। इस कूलर के अंदर यहां से एयर, आप बाहर से एयर लेते थे, एयर एट हाई टेम्परेचर, ऐसा कुछ करते थे। यहां से एयर लेते थे, एटमॉस्फेरिक एयर। उस एटमॉस्फेरिक एयर के ऊपर आप क्या करते थे, उस एटमॉस्फेरिक एयर के ऊपर आप वाटर ऐसे डालते थे। दिस इज हाउ यू पुट द वाटर, ठीक है। जब वाटर डालते थे तो क्या होता था, वाटर डालते थे, इसकी ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अगर आप देखोगे ओमेगा, ओमेगा वाज लेस, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाज लेस। अब ये क्या होता था, इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम है, यहां से पानी डालेगा तो ये क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो जो एयर यहां से बाहर निकल रही होगी, जो यहां से एयर बाहर निकल रही है, ओमेगा इज इंक्रीज्ड, यही होता था, ओमेगा इज इंक्रीज्ड, ठीक है। और ये जो ओमेगा इंक्रीज हो जाता था, क्या आप लोगों ने ध्यान दिया कि ओमेगा क्यों इंक्रीज होता था, क्योंकि यहां से ये जो पानी है वाटर, इसी को यहां डाल दिया जाता था, ठीक है। तो ये पानी जो होता था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमने कहा था कि एयर जो होता है, इस एयर के पास में अपना कुछ एंथैल्पी होता है H। उस एंथैल्पी, वो जो एंथैल्पी थी दैट वाज ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ एयर। हाई टेम्परेचर ऑफ एयर होने के कारण इसका ओमेगा कम होता था, तो ये क्या करता था, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता था। जब पानी को अंदर एब्जॉर्ब करता था तो यहां से पानी से स्टीम में कन्वर्ट होता था, वाटर जो है वो वेपोराइज होगा। वाटर को वेपोराइज होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहीं से नहीं मिलती थी, तो ये वाटर क्या करता है, ये एनर्जी इस एयर से ले लेता था, ठीक है। तो क्या होता था, टेम्परेचर ऑफ एयर ड्रॉप्स, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एयर ड्रॉप्स, एयर का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता था और आपका पानी जो है वो वेपोराइज हो जाता था, ठीक है। ये वाला केस तब होता है जब इस पानी के पास में एनर्जी नहीं अवेलेबल है, इस कूलिंग वाटर के पास एनर्जी जब नहीं अवेलेबल है तो ये केस होता है। बट अगर इस कूलिंग वाटर के पास एनर्जी अवेलेबल होती, खुद के पास काफी एनर्जी अवेलेबल होती, तो क्या ये पानी अपनी एनर्जी को यूज करके वेपोराइज हो जाता, ये एयर से एनर्जी नहीं खींचता वो बाहर, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। देखो यहां वाटर है, इसकी एंथैल्पी है लेट्स से 200 किलो जूल पर केजी, ठीक है। इसको यहां लेके जाना है 2500 किलो जूल पर केजी पे, ठीक है। 200 किलो जूल से 2500 तक जाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए ना भाई, वो कहां से लेगा, तो या तो वो एयर से ले सकता है या फिर वो खुद ही यहां पे जो एनर्जी, यहां पे जो पानी अवेलेबल है उससे ले सकता है।
तो कूलिंग टावर के केस में होता है दिस टेम्परेचर इज टी आउट इज हाई, दिस टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो होने के कारण क्या होता है, इसके पास खुद की एनर्जी होती है, ठीक है। तो कूलिंग टावर में क्या होता है, कूलिंग टावर में ये हाई टेम्परेचर वाला वाटर जो है उसको हम परफोरेटेड शीट पे गिराते हैं, तो परफोरेटेड शीट पे गिरता है और नीचे चला जाता है। अब होता क्या है, यहां से आपकी एयर एंटर करती है, दिस इज योर कोल्ड एयर विच एंटर्स इनसाइड। कैसे एंटर करती है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो बाहर से आपकी कोल्ड एयर जो है वो एंटर करती है। जब ये कोल्ड एयर आपकी एंटर करेगी, मैं ब्लैक वाले से बना रहा हूं, ठीक है, ये आपकी कोल्ड एयर जो है वो एंटर करती है। वो जब एंटर करती है तो वो ऊपर की तरफ मूव करती है। जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, नीचे से एयर ऊपर जा रही है, तो दोनों के अंदर हीट एक्सचेंज करवाने के लिए, दोनों का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम ये फिल्स को यूज करते हैं। दिस फिल्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द surface area for air water contact, एयर वाटर कॉन्टैक्ट। ज्यादा से ज्यादा एयर और वाटर का कॉन्टैक्ट हो, जितना ज्यादा एयर का वाटर के साथ कॉन्टैक्ट होगा उतनी ही ज्यादा एयर जो है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो एयर जो होती है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। एयर का मतलब होता है एयर प्लस वाटर, यहां पे कुछ वाटर है वो अपनी एनर्जी लेके चला जाएगा। ओमेगा, यहाँ पे एयर की ओमेगा कम है, यहाँ पे एयर की ओमेगा जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। हॉट ह्यूमिड एयर, देखो यहाँ पे लिखा है हॉट ह्यूमिड एयर, यहाँ पे लिखा है कोल्ड ड्राई एयर, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होता है, अब आपका जो पानी है उसकी उसकी एनर्जी किसी ने ले ली है, तो ये पानी जो होगा ये ठंडा हो जाएगा, तो इट विल कूल डाउन, और रिमेनिंग एयर जो है नाउ एयर अलोंग विद सम वाटर। क्लियर है क्या सबको, ये समझ में आया, ठीक है। तो अगर इसको पहले आप बना लो, उसके बाद में इसको सिस्टमेटिकली मैं विद हेल्प ऑफ एनर्जी मैं आपको समझाता हूं। जल्दी से सिस्टमेटिकली बना लो, उसके बाद आपको समझाता हूं, फटाफट से बनाओ। ये नीचे लिखा है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, नीचे लिखा है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। जो DRAUGHT ड्रॉट बोलते हैं इसको, क्या, दिस इज ड्राफ्ट, क्या, ठीक है, बना लिया सबने, ओके। तो देखो अब होता क्या है, लेट्स से मैं एक सिस्टमेटिक आपको बस ऐसे ही ब्लॉक डायग्राम से समझा रहा हूं, ठीक है। दिस इज ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां से आपका वाटर जो है इट इज एंटरिंग, ठीक है। सो दिस इज कूलिंग वाटर, कूलिंग वाटर ये एंटर करता है T0 पे, ठीक है। T0 जो होता है उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं, लेट्स से T0 इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका पानी एंटर कर रहा है, ठीक है। यहां से नीचे से आपकी एयर एंटर कर रही है, ठीक है। दिस इज वेयर योर एयर इज एंटरिंग, ठीक है। यहां से सॉरी, यहां से आपकी एयर एंटर कर रही है,
ठीक है, कोल्ड एयर, ठीक है, इसका टेम्परेचर है लेट्स से टी एयर कोल्ड, TAC, ठीक है। तो TAC जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर है, लेट्स से दिस इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो आप ध्यान देख देना, यहां से 38 डिग्री का पानी आ रहा है। अगर 38 डिग्री का पानी आ रहा है और यहां से ठंडी एयर आ रही है, तो पहले तो आपका एयर हीट एक्सचेंज करेगा, ठीक है, यहां से बाहर जब जा रही है टी एयर, ठीक है, टी एयर आउट, ठीक है, टी एयर आउट। तो पहले तो ये 23 डिग्री सेंटीग्रेड वाली एयर है, ये पानी के साथ हीट एक्सचेंज करेगी। तो टी एयर आउट, लेट्स से इट इज अराउंड 38 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से गया, हीट एक्सचेंज किया एयर ने, समझ में आ गया। तो अगर आप देखोगे तो एयर ने भी हीट एक्सचेंज किया है, 35 डिग्री से 38 डिग्री तक आपकी एयर गई है, तो ऑलरेडी इसने हीट एक्सचेंज किया है। अब एक और अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज होता है, जो दूसरा हीट एक्सचेंज होता है, दैट इज लेट्स से ये पानी जो था, इसका पानी का जो रेट था दैट वाज एम डॉट सी, ठीक है, CW, कूलिंग वाटर, एम डॉट CW। एम डॉट CW यहां से पानी आ रहा था, उस पानी में से कुछ पानी यहां पे वेपोराइज हो रहा है, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ वाटर is getting vaporized and this is called as sea water evaporate, और सी नहीं लिखता हूं, एम डॉट वाटर इवेपोरेट, ठीक है। तो एम डॉट वाटर इवेपोरेट इज, दिस इज कॉल्ड एज इवेपोरेटेड वाटर, दिस इज इवेपोरेटेड वाटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इवेपोरेशन लॉसेस, ठीक है, इसको बोला जाता है इवेपोरेट, है वाटर इवेपोरेट कर जाता है, तो बोला जाता है। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो ये वाटर जो था, ये कूलिंग टावर, ये जो वाटर टी नोट पे था, इसकी एंथैल्पी कितनी होगी? इसकी एंथैल्पी बेसिकली होगी C इंटू टी, ठीक है, इसकी एंथैल्पी C इंटू टी होगी, बट यहां पे एंथैल्पी कितनी होगी? इसकी एंथैल्पी विल बी 2500 प्लस C इंटू टी। तो अगर आप देखोगे, हम लोगों ने देखा था कि वाटर, लेट्स से यहाँ पे जो आपका एनर्जी है H, एंथैल्पी ऑफ वाटर इज लेट्स से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 38 मल्टीप्लाइड बाई 4.186 किलो जूल पर केजी, इसकी एंथैल्पी यहाँ पे इतनी होगी। बट यहाँ पे एंथैल्पी कितनी होगी? यहाँ पे एंथैल्पी जो होगी दैट इज, एंथैल्पी जो होगी H of water evaporated will be 2500 plus 38 multiplied by 38 into 1.8, स्टीम की एंथैल्पी होती थी 1.8, 38 into 1.8। कैन ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड 2500 क्यों होता है? 2500 इज द लेटेंट हीट, और उसके बाद में स्टीम का एंथैल्पी जो स्पेसिफिक एंथैल्पी होता है दैट इज C इज 1.8, ठीक है। तो किलो जूल पर केजी, ठीक है, किलो जूल पर केजी, ठीक है, टी नॉट इज 30, समझ में आया सबको? ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहां से कुछ एनर्जी बाहर निकली है, वो किस फॉर्म में निकली है? वो इवेपोरेटेड वाटर की फॉर्म में, ठीक है। सो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एयर एज वेल, एनर्जी इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड बाय योर वाटर। क्या ये सबको समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू? अगर ये सबको समझ में आया है तो जल्दी से फटाफट लिखो, जल्दी से फटाफट लिखो।
लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, अगर लिख लिया तो अब देखो, हाँ, हमें कैसे कैसे हीट एक्सचेंज क्या क्या हो रहा है वो सारा हीट एक्सचेंज लिखना है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं हीट एक्सचेंज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं हीट एक्सचेंज की बात करता हूं तो हीट एक्सचेंज में आपको हीट दैट नीड्स टू बी रिजेक्टेड will this be equal to m dot c into t naught minus ti, यही होगा। what is t naught and what is ti? this is the temperature t naught और यहां से आपका पानी जो बाहर निकलेगा that is ti, ठीक है, जो आपके कंडेंसर से बाहर जा रहा है। ठीक है, ये आपका कूलिंग टावर है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपकी हीट एक्सचेंज होनी होती है। अब देखो साइकोमेट्री में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। कूलर के अंदर हमने कहा था जो एंथैल्पी चेंज होता है, जो भी हीट रिजेक्शन होगा, अगर आप ध्यान दोगे तो हमने कहा था कि जो एंथैल्पी आपके वाटर के इवेपोरेशन ने ली है वही एंथैल्पी जो टोटल हीट एक्सचेंज था उसका समवॉट हाफ था। हमने कहा था जितना एनर्जी आपके पानी ने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, जो भी आपका एयर ने दिया है और जो आपके पानी ने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, जो भी हीट एक्सचेंज हुआ है उस हीट एक्सचेंज में आधा एनर्जी जो है वो आपके वाटर को वेपोराइजेशन करने लगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर आप देखोगे तो क्यू रिजेक्शन जो है, ये क्यू रिजेक्शन के दो पार्ट होंगे। हाफ, रफली हाफ ऑफ द हीट इज टेकन अप बाय हीटिंग ऑफ एयर। ठीक है, हीटिंग ऑफ एयर, आपकी जो एयर है, ये जो एयर है टेम्परेचर 25 डिग्री से 28 डिग्री तक जाता है, आधी एनर्जी ऑलमोस्ट आपकी एयर लेती है एंड रिमेनिंग हाफ इज टेकन अप बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, अरे एक सवाल किया था हमने, आई थिंक एयर कंडीशनिंग वाले में किया था। एयर को आपने ठंडा किया था और वाटर कंडेंस हुआ था, तो जो टोटल कोयल कैपेसिटी थी उसमें से आधा एनर्जी एयर से आया था और आधा एनर्जी कंडेंसेशन ऑफ वाटर से आया था। तो अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, आधा एनर्जी वाटर को इवेपोरेट करने में लगेगा और आधा एनर्जी हीटिंग ऑफ द एयर लगेगा। तो हीटिंग ऑफ द एयर को हम अज्यूम कर सकते हैं दिस इज रफली 50%, दिस इज रफली 50%। ठीक है, रफली रफली यू कैन राइट, ऐसा नहीं होता है कि दोनों में बराबर बराबर हो जाएगी। तो रफली हाफ हाफ ऑफ द एनर्जी इज टेकन अप बाय बोथ ऑफ दीज। तो अगर आप देखोगे तो यहां से क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू, this is the amount of energy that will be taken up by air. So mass flow rate of cold air multiplied by Cp of air multiplied by T cold air in, ठीक है, माइनस या T cold T air out माइनस T air in। क्या लिखा है इस टेम्परेचर को हमने? ठीक है, इसको हमने लिखा था TAC TA out। ठीक है, सो 2AC, समझ में आ रहा है? मास ऑफ कोल्ड एयर, मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग एयर मल्टीप्लाइड बाय Cp मल्टीप्लाइड बाय TA आउट माइनस TA इन। अगर मान लो ये एयर है, इसका मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग एयर इज m डॉट CA। ठीक है, सो m डॉट CA विल बी इक्वल टू ये मास फ्लो रेट ऑफ एयर मूविंग थ्रू द कूलिंग टावर पर सेकेंड। ठीक है, तो m डॉट एयर, एयर moving through cooling tower। ठीक है, एयर moving through cooling tower। क्लियर है? मास फ्लो रेट ऑफ एयर, सर्कुलेशन एयर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द एनर्जी क्यू रिजेक्शन डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी टेकन अप बाय मास ऑफ वाटर दैट हैज इवेपोरेटेड। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर m डॉट water evaporated, ठीक है, m dot multiplied by the enthalpy that is taken up। so enthalpy that is going out is 2500 plus T cooling T naught
multiplied by 1.8 minus T नॉट multiplied by 4.186, ऐसा हम लिखते हैं. बट इफ यू सी दिस क्वांटिटी 2500 और ये जो क्वांटिटी होगी दैट विल बी वेरी स्मॉल, तो डायरेक्टली वी नेग्लेक्ट दिस. ठीक है, वी नेग्लेक्ट. ठीक है, और अगर आप इसको नेग्लेक्ट करोगे तो यू सी दैट Q रिजेक्शन divided by 2 that will be equal to mass flow rate of water exit multiplied by 2500. ये इक्वेशन आ जाती है. तो यहां से आप m डॉट ई निकाल सकते हो. ठीक है, so m dot e water evaporated can be written as m dot water evaporated can be written as Q rejected divided by 2 multiplied by 2500. ठीक है, तो अगर Q रिजेक्टेड को देखो तो Q रिजेक्टेड इज मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर. मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर m डॉट CW. ठीक है, ये वाला कूलिंग वाटर, मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर. तो Q रिजेक्शन इज मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर इंटू C इंटू T नॉट माइनस Ti. तो यू कैन राइट m डॉट C इंटू C multiplied by T नॉट माइनस Ti divided by 2 multiplied by 2500, where C is the heat capacity, that is 4.186 joule per kg Kelvin. ठीक है, तो C divided by 2500 divided by 2, इसको भी आप लिख सकते हो. तो this m dot WE can be written as C is 4.186. 4.186 divided by 2500 divided by 2. अगर इसको करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? Okay, so 4.186 divided by 2500 divided by 2 will come out to be 0.00084 multiplied by m dot CW multiplied by m dot cooling water into naught minus Ti. ठीक है, ऐसा कुछ आपका एक्सप्रेशन आ जाता है. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? यही आता है क्या? 4.186 divided by 2 divided by 2500, I think 0.0084 T नॉट माइनस. क्लियर? समझ में आ रहा है? यही एक्सप्रेशन आता है. ओके, क्लियर? ओके, तो दिस इज हाउ जनरली वी राइट. बट ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उसको आपको देना होगा तो वो आपको आराम से एक एक पैरामीटर दे के रखेगा. इज इट क्लियर? So this is the amount of cooling water. ये आपको ये भी समझ में आता है कि ये जो अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर होगा ये आपको हर टाइम आपके कूलिंग टावर से इवेपोरेट हो रहा है तो ये आपको रिप्लेनिश करना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज amount of cooling water evaporated or amount of makeup water. This is also to be provided. So this is also amount of makeup water to be provided. हर सेकेंड इतना पानी आपको वापस कूलिंग वाटर को देना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, बाहर से कुएं से पानी खोद के निकालते हैं और वो कंटिन्यूसली कूलिंग वाटर में ऐड करते जाते हैं. दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज टू बी. क्लियर टू यू? समझ में आ गया सबको? यस और नो? आई होप समझ में आ गया आपको. बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था. ठीक है, इज इट क्लियर? यस, चलो जल्दी से फटाफट लिख लो अगर किसी ने नहीं लिखा होगा तो. लिख लिया? क्लियर? ठीक है, ओके. तो अगर ये क्लियर है तो बच्चों एक और चीज अब आती है. देखो हमने ये तो देख लिया कि पानी कैसे इवेपोरेट होगा, कैसे एयर जाएगी. बट अब एयर सक कैसे होगी, एयर अंदर क्यों आएगी? ठीक है, आपके कूलिंग टावर के अंदर एयर क्यों आएगी? ठीक है,
तो उस एयर को समझने के लिए हमें पहले ये कंसिडर करना पड़ेगा कि व्हाट इज नेचुरल ड्राफ्ट। ठीक है, नेचुरल ड्राफ्ट क्या होता है और एयर जो होती है वो आपके कूलिंग टावर के अंदर कैसे राइज करती है। ठीक है, तो हाउ ड्राफ्ट इज जनरेटेड। ठीक है, हाउ ड्राफ्ट इज जनरेटेड। ठीक है, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट इज नथिंग बट इट इज द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो ड्राफ्ट का कंसेप्ट समझने के लिए हम समझते हैं पहले फ्लूइड मैकेनिक्स का एक कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। लेट्स से आपका ये एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पे आपका प्रेशर जो है दैट इज पी एटमॉस्फेरिक। यहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अगर मान लो यहां पे पूरा एक पानी भरा हुआ है या फिर कोई एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी है रो, तो क्या मैं कह सकता हूं एट ए डिस्टेंस h बिलो द सरफेस, अगर यहां पे एक सरफेस है, अगर ये सरफेस है, यहां पे प्रेशर जो है क्या मैं लिख सकता हूं, प्रेशर एट दिस विल बी इक्वल टू पी एटीएम प्लस रो इंटू जी एच। क्या ऐसे लिख सकता हूं, प्रेशर एट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, तो क्या मैं लिख सकता हूं प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पी एटमोस्फेयर प्लस रो जी एच। ये आपका हाइट एच है। ठीक है, और अगर मान लो इसी जगह पे मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, लेट्स से सेम हाइट नीचे एच के, दिस इज योर हाइट एच, मैंने यहां पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका साइज कुछ है। ठीक है, लेट्स से इट हैज सम वॉल्यूम वी। ठीक है, कुछ भी इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स that is acting on this object if density of this is different than the water। या फिर ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी से अगर ये डेंसिटी डिफरेंट है तो what will be the resultant force acting on। क्या कोई बता सकता है what will be the resultant force acting। रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालते थे, बॉयंट फोर्स के डेफिनेशन से निकालते थे, याद है कि नहीं। आई होप सब लोगों को याद होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी वाटर की डेंसिटी, ठीक है, ये वाला पानी जो पड़ा हुआ है इसकी डेंसिटी कितनी है और इसकी डेंसिटी कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस हम निकालते थे। तो अगर मान लो मैं इस पे रिजल्टेंट प्रेशर अगर या रिजल्टेंट फोर्स अगर मुझे निकालना है तो आई वुड कैलकुलेट वेट ऑफ दिस। वेट ऑफ दिस वुड बी रो डैश इन वॉल्यूम वी। ठीक है, ये इसका मास हो गया मल्टीप्लाइड बाई जी, ये इसका वेट हो गया। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट है रो डैश इंटू वी इंटू जी। अगर इसकी जगह पानी रखा हुआ होता तो उसका वेट होता रो इंटू। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी, कैन आई राइट फोर्स ऑफ बॉयंसी इज नथिंग बट पी इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई रो माइनस रो डैश। ये बॉयंसी फोर्स हो जाएगा, यस और नो, जल्दी बताओ, ये बॉयंसी फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बॉयंसी फोर्स हो जाएगा तो क्या ये पार्टिकल पे एक नेट रिजल्टेंट ऊपर की साइड एक फोर्स लगेगा, दैट इज v इंटू जी इंटू रो माइनस रो डैश। इतना एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इस पार्टिकल के ऊपर, तो क्या ये ऊपर की तरफ भागना चाहेगा, यस और नो, जल्दी बताओ, क्या ये ऊपर की तरफ भागना चाहेगा, यस, बिल्कुल ऊपर की तरफ भागना चाहेगा। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट जो होता है उसको हम यूज करते हैं इन केस ऑफ अ कूलिंग टावर। ठीक है, अभी जल्दी से फटाफट से बनाओ, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जल्दी से बनाओ, आपको मैं बताता हूं क्या फोर्स होगा एंड हाउ वी विल सी। जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ। बना लिया, डन। ठीक है, अगर ये हो गया है तो अब हम चलते हैं कि हमारे कूलिंग टावर में कैसे ड्राफ्ट जो है या कूलिंग टावर में आपका कैसे
प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से एक बॉयंट लगता है। लेट्स से मेरे पास में क्या है, मेरे पास में आपका ये कूलिंग टावर है, ठीक है, दिस इज योर कूलिंग टावर। इस कूलिंग टावर के अंदर जो एयर रहती है बेसिकली उसकी डेंसिटी जो है वो रो डैश होती है। इसके अंदर इस कूलिंग टावर के अंदर डेंसिटी जो है वो रो डैश है, और कूलिंग टावर के बाहर जो डेंसिटी है वो रो, ठीक है। इस कूलिंग टावर के बाहर दिस इज ऑल कोल्ड एयर, ये आपका कोल्ड एयर है, ठीक है, दिस इज कोल्ड एयर। और इसके अंदर जो एयर भरी हुई है, हमने ऑलरेडी कहा है कि इसने हीट एक्सचेंज कर लिए, तो इसने अगर हीट एक्सचेंज कर लिया तो इसका टेम्परेचर जो हो गया है वो इट हैज इंक्रीज TO, कोल्ड आउट। जो एयर बाहर जा रही है, जो हॉट एयर टेम्परेचर है बेसिकली, लेट्स से इसको मैं TH लिख देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको अब कंफ्यूजन ना हो। दिस इज योर TH, और यहां से आपकी T कोल्ड आ रही है। तो बाहर जो एयर रखी हुई है इसका टेम्परेचर है T कोल्ड, और अंदर जो एयर रखी हुई है उसका टेम्परेचर है T हॉट। यहां पे डेंसिटी है रो, और यहां पे डेंसिटी है रो जेड, रो डैश, ठीक है। जब ये एयर बाहर आ रही है, तो अगर मान लो आपका कोई भी एक लेवल्ड सरफेस लू, मैं अगर मान लो यहां पे एक लेवल्ड सरफेस लेता हूं, ठीक है, दिस इज माई लेवल्ड सरफेस, ठीक है। ये लेवल्ड सरफेस लेट से इस टावर के जस्ट हेड पे बैठा हुआ है, ठीक है, दिस इज हाउ माई लेवल्ड सरफेस, समझ आ रहा है? ओह, ठीक है, ये मेरा टावर का सरफेस बैठा हुआ है। और लेट्स से मेरा जो टावर है, ठीक है, उसका टोटल हाइट जो है, मेरे टावर का जो टोटल हाइट है, द हाइट ऑफ टावर इज h, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर इज h। अगर मान लो मैं यहां पे देखूं, ठीक है, लेट्स से दिस इज कोल्ड एयर, मैं यहां लिख देता हूं कि बाहर आपकी कोल्ड एयर है, इसका टेम्परेचर है TC। लेट्स से यहां पे बाहर पूरा जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पे हमारा P एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो अगर यहां पे आपका P एटमॉस्फेयर प्रेशर है, यहां पे हाइट h है, तो अगर आप यहां नीचे आओगे तो जस्ट आउटसाइड द कूलिंग टावर व्हाट विल बी द प्रेशर ओवर हियर। अगर मान लो ये P एटमॉस्फेयर ऊपर है, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर P एटमॉस्फेयर ऊपर है और यहां से मैं हाइट नीचे HM अगर मैं आया हूं, ठीक है, अगर मैं हाइट यहां पे नीचे HM आया हूं, ठीक है, और यहाँ पे डेंसिटी अगर रो है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ प्रेशर ओवर हेयर, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट ई, एंड दिस इज योर पॉइंट, ठीक है। सो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या मैं लिख सकता हूँ, इट इज P एटमोस्फेयर प्लस रो इन एच, एच इज हाइट, दिस हाइट, लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो P एटमोस्फेयर प्लस रो इंटू जी इंटू एच। अगर पॉइंट सी पे, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट सी, प्रेशर एट पॉइंट सी इज P एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर को एक्सपोज्ड है, तो यहां पे प्रेशर एटमोस्फेयर पे C। व्हाट विल बी प्रेशर एट पॉइंट बी। अगर इस कूलिंग टावर के अंदर अगर मैं आता हूं, तो यहां पे पूरा डेंसिटी ऑफ द एयर विच इज द हॉट एयर, इसका डेंसिटी रो डैश है। तो क्या मैं कह सकता हूं डेंसिटी रो डैश, इसकी वजह से आपका जो प्रेशर इसके अंदर होगा PB, कैन आई राइट दैट इज P एटमोस्फेयर प्लस रो डैश H होगा। ये और नो, जल्दी बताओ क्या ये सबको समझ में आया?
सबको समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको सबको समझ में आ गया, रो जी एच एंड पी डैश रो जी एच। अब अगर मान लो यहां पे प्रेशर कम है और अगर यहां प्रेशर ज्यादा है, तो क्या आपकी एयर जो है वो, अगर इफ इफ पीबी इज लेस देन पीए, अगर यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर ऑफ एयर कम है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से कोल्ड एयर जो है वो इधर की तरफ मूव करेगी? बाहर हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो कोल्ड एयर मूव, ठीक है। कैन आई से कोल्ड एयर विल मूव टू टावर, कूलिंग टावर को अंदर जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज हाउ योर एयर मूव्स। अब अगर आपका कूलिंग टावर के अंदर मूव करना है, तो कूलिंग टावर के अंदर कितना ड्राफ्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम समझते हैं, तो समझना चाहते हैं व्हाट इज द डेंसिटी ओवर हियर। अगर इस वाले रीजन में आप डेंसिटी देखो, तो यहां पे अगर मैं कंसिडर करूं इनसाइड द कूलिंग टावर, ठीक है, जनरली इनसाइड द कूलिंग टावर, अगर आप इनसाइड द कूलिंग टावर देखोगे, तो आपका एयर जो है वो टेम्परेचर उसका चेंज हो चुका, ठीक है। सो लेट्स से टेम्परेचर इज टी आउट या टी हॉट, टेम्परेचर इज टी हॉट, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डेंसिटी? अब देखो यहां पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज, दो इट इज लेसर देन एटमोस्फेरिक, बट हम कंसिडर कर सकते हैं कि एटमोस्फेरिक से, मतलब यहां पे प्रेशर जो है वो एटमोस्फेरिक है, तो यहां थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2 पास्कल, 5 पास्कल, 10 पास्कल, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहां पे प्रेशर जो होता है वो ऑलमोस्ट एटमोस्फेरिक से थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहां पे एटमोस्फेरिक से, यहां पे पी एटमोस्फेयर है, रो की वैल्यू 1 है, इंटू जी इंटू एच, तो एच अगर 10 मीटर है तो 10 इंटू 9 इज 90 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 90 पास्कल ज्यादा होगा। तो यहां अगर पी एटमोस्फेयर है तो पी प्लस 90 पास्कल, यहां पे पी प्लस 40 पास्कल होगा। तो पास्कल एज कंपेयर टू द बार is very small quantity, so we can consider that inside the cooling tower pressure is almost equal to P atmospheric, ठीक है। तो अगर मान लो P एटमोस्फेरिक है, तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो व्हाट इज रो डैश? अगर आप देखोगे इनसाइड द कूलिंग टावर एयर का टेम्परेचर टी एच है, तो डेंसिटी विल बी P बाई रो इज इक्वल टू आर, होता है P by rho is equal to RT. So density of air will be equal to P by rho equal to RT. So density या rho dash equal to RT. So density will be P atmospheric divided by R into T higher or T hot. Okay. And outside the air, ठीक है, outside the cooling tower, outside cooling tower, ठीक है, outside cooling tower, the density is rho is equal to P atmosphere divided by RT cold, ठीक है। तो T hot and T cold दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। अगर दोनों में इतना ही डिफरेंस है, तो क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं व्हाट विल बी द टेम्परेचर, व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस A माइनस पी, PA minus PB is the pressure difference that is created due to heating of the air over here. This is called as natural draft, or this is called as the draft tower, ठीक है। So draft of the cooling tower, this is draft of tower. Draft is the pressure difference that is achieved, ठीक है। तो अगर ड्राफ्ट को आपको कैलकुलेट करना है, तो कैन यू से द ड्राफ्ट कैलकुलेटेड और द ड्राफ्ट which is nothing but delta P. Can I write this will be equal to, this will be equal to rho minus rho dash into G into H
and what is rho and rho dash? So you can see that delta P will be equal to rho is P by P atmosphere by RT cold minus P atmosphere divided by RT hot, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई G इंटू H, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ T कोल्ड और T हॉट है, तो T कोल्ड और T हॉट को मैं बाहर निकाल लूंगा, तो डेल्टा P कैन बी रिटर्न एज P एटमोस्फेयर डिवाइडेड बाई R इंटू H मल्टीप्लाइड बाई G multiplied by 1 by Tc minus 1 by, this is what is called as the natural draft. Is it clear? Yes or no? ठीक है, तो natural draft, this is called as the natural draft. इसकी वैल्यू जो अब आपको आएगी, now you have to put it in terms of whatever the value that you have. Is it clear? अगर मैं यहां पे वैल्यूज डालना शुरू करूं, डेल्टा P इज इक्वल टू 101325 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 287 मल्टीप्लाइड बाई H, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई Tc माइनस 1 डिवाइडेड बाई T हॉट। तो अगर आप ये वाली वैल्यू देखोगे तो कितना आ रहा है, जरा कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, 101325, ठीक है, डिवाइडेड बाई 287 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 287 मल्टीप्लाइड बाई 9.81। तो इस 9.81 को मैं एज इट इज रहने देता हूं, ठीक है। तो अगर इस 9.81 को लिखोगे तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू, इट विल कम आउट टू बी 353 EH मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई Tc माइनस 1 बाई TH। अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको फॉर्मूला जो है वो ऐसे दिया हुआ मिलेगा, एंड दिस इज द पास्कल, ठीक है। ये आपकी नेचुरल ड्राफ्ट होती है, ठीक है। तो दिस इज द प्रेशर डिफरेंस दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ विच द एयर मूव। अब देखो यहां पे इस वाले फॉर्मूले में हमने एक चीज नेग्लेक्ट की है, we have neglected the amount of water vapor। हम अगर आप देखोगे यहां पे जो डेंसिटी कैलकुलेट की है दैट इज P by RTH, ये जो डेंसिटी हमने कैलकुलेट की है दिस इज फॉर द वाटर और दिस इज फॉर द एयर दैट इज हैविंग हाई टेम्परेचर। बट इसके केस में होता क्या है, अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ एयर का नहीं है, इसके अंदर मेकअप वाटर भी है, जो कि वाटर इवेपोरेट हुआ है, उसका मास कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द एयर, जो हमें पता है होता है। हमें पता है ओमेगा कितना होता है, ओमेगा सैचुरेट होने के बाद भी बहुत कम होता है, ओमेगा इज अराउंड 2 to 3%, ठीक है, 2 to 3% ऑफ मास ऑफ द एयर। तो वो क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, इसके लिए हमने क्या किया है, डेंसिटी में यहाँ पे वाटर का कंटेंट नेग्लेक्ट किया है। बट अगर ऐसा नहीं होता तो आपको वो वाटर भी, अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्ट वैल्यू आए तो आपको मेकअप वाटर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में आपकी डेंसिटी जो होगी इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पे कह सकते हैं कि इवेपोरेटेड वाटर, ठीक है, वी नेग्लेक्ट, यहां पे एक स्टार मार्क करके लिख लो, मास ऑफ evaporated water is neglected, ठीक है। अगर नहीं करते, if mass of evaporated water is considered, ठीक है, so if m dot WE is also considered, अगर इसको भी आप कंसिडर करोगे तो आपकी डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। मान लो आपका मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग एयर m डॉट कूलिंग एयर है और आपका मेकअप वाटर का वैल्यू m डॉट WE है, तो पर kg ऑफ एयर फॉर 1 kg ऑफ कूलिंग एयर, ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास में अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो m डॉट WE डिवाइडेड बाई m डॉट CA है। ये 100 kg था, ये 3 kg था, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर पर kg ऑफ कूलिंग एयर,
3 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो आपकी डेंसिटी रो डैश जो है, दिस विल बी चेंज्ड टू रो डैश 1 प्लस m डॉट WE डिवाइडेड बाई m डॉट कूलिंग एयर। डेंसिटी इतना परसेंट चेंज हो जाएगी, 2%, 3%, 5% चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में जो नेचुरल ड्राफ्ट आपका आएगा, ठीक है, डेल्टा पी जो आएगा दैट विल कम आउट टू बी 353 इन H मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई TC माइनस m डॉट WE या m डॉट CA या फिर 1 प्लस m डॉट WE डिवाइडेड बाई m डॉट CA, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई TH हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर ऊपर ऐड हो जाएगा 1 प्लस m डॉट WE, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। तो इट इज एडेड ओवर हेयर, सॉरी, 1 प्लस m डॉट WE डिवाइडेड बाई, ये फैक्टर ऐड हो जाएगा, बस ड्राफ्ट थोड़ी सी कम आएगी, 3% कम आएगी, ठीक है। बट वो 3% इज वेरी स्मॉल, सो इसलिए जनरली हम टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन हम डायरेक्टली लिखते हैं 353 इंटू GH 1 बाई TC माइनस 1 बाई TH। ये अगेन आपकी वैल्यू जो आएगी वो पास्कल में आएगी। इज इट क्लियर? यस और नो? यस, इज इट क्लियर? कभी कभी इस ड्राफ्ट को हम इन टर्म्स ऑफ वाटर की टर्म्स में भी लिखते हैं, ठीक है। सो डेल्टा पी, इसको ड्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ कॉलम ऑफ वाटर भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर डेल्टा पी इज इक्वल टू रो इंटू H वाटर अगर लिखना है, ठीक है, सो रो वाटर इंटू G इंटू H वाटर, तो व्हाट विल बी द H वाटर? तो क्या मैं लिख सकता हूं रो वाटर इंटू G इंटू H वाटर इज इक्वल टू 353 इंटू GH 1 डिवाइडेड बाई TC माइनस 1 डिवाइडेड बाई TH, ठीक है। ये हो गया, यहां से G कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, G से G कैंसिल हो जाएगा। ड्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है, कॉलम ऑफ वाटर, तो HW दिस विल बी इक्वल टू 353 इंटू H डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर विच इज 1000, तो 1 डिवाइडेड बाई TC माइनस 1 डिवाइडेड बाई TH, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो HW विल बी इक्वल टू 353 इंटू H डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई TC माइनस 1 बाई TH हो जाए, ठीक है। दिस विल बी मीटर ऑफ वाटर, ठीक है, मीटर ऑफ वाटर। बट ये क्वांटिटी जो होगी ये कम आएगी, 353 इंटू H डिवाइडेड बाई 1000, तो 0.353H हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर ऑफ वाटर में इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, तो इसको हम मिलीमीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मिलीमीटर ऑफ वाटर में आप HW अगर देखोगे तो ये 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस विल कम आउट टू बी 350H 1 डिवाइडेड बाई TC माइनस 1 डिवाइडेड बाई TH मिलीमीटर ऑफ वाटर। बेसिकली जो यहां पे आपका G आ रहा था, ठीक है, जो आपका यहां पे G आ रहा था, उसको डायरेक्टली अगर आप हटा भी दोगे तो पास्कल से डायरेक्ट आप मिलीमीटर ऑफ वाटर में कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेंसिटी द ड्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर ड्राफ्ट लिखना है, ठीक है, तो ड्राफ्ट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 353 इंटू H 1 डिवाइडेड बाई TC माइनस 1 डिवाइडेड बाई TH ऑफ वाटर। मतलब होता है कि कितना इक्विवेलेंट वाटर कॉलम की हाइट के बराबर है, मतलब आपका वाटर लेवल यहां पे है, दिस इज व्हाट इज योर P एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो कितना वाटर कॉलम कितना डिफरेंट होगा, सो यहां पे आपका प्रेशर, दिस इज व्हाट इज योर HW,
समझ में आ रहा है कितना डिफरेंस है आपका इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम? समझ में आ रहा है? अगर ये रो वाटर है, ठीक है, तो कितना डिफरेंस है? क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? ठीक है, सो आई होप ये सबको समझ में आ गया। मिलीमीटर ऑफ वाटर, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मिलीमीटर ऑफ वाटर की टर्म्स में पूछे गए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर मिलीमीटर ऑफ वाटर को डायरेक्ट आप प्रेशर में कन्वर्ट करते हो पास्कल में, तो आपको डायरेक्ट एज इट इज 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट बिकम्स योर पास्कल। इज इट क्लियर? ओके, so guys, this was all about the natural cooling towers, ठीक है, और नेचुरल ड्राफ्ट। तो पहला जो ड्राफ्ट या फिर पहला जो कूलिंग ऑफ वाटर होता है, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ कूलिंग, वाटर कूलिंग, ठीक है। वाटर कूलिंग जो की जाती है, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस इज नेचुरल ड्राफ्ट, ठीक है। नेचुरल ड्राफ्ट जो होती है, that is achieved in cooling tower, ठीक है, it is achieved in cooling towers। अब देखो, अगर आप देखोगे तो कूलिंग टावर की हाइट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। why the height of cooling tower is very high? अगर आप देखोगे तो एक कूलिंग टावर करीब करीब 60-70 मीटर के होते हैं। इनको इतना ऊंचा क्यों बनाया जाता है? इनको इतना ऊंचा इसलिए बनाया जाता है बिकॉज अगर इनको हाइट आप इंक्रीज नहीं करोगे तो आपको नेचुरली जो प्रेशर डिफरेंस मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर आप पास्कल में कैलकुलेट करना चाहो, यहां पे अगर मान लो मैं यहां पे कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है, ये वाला टर्म, इसको भी एक और टर्म पीछे चलते हैं। अगर सिंपल वाला टर्म जो आपका आता है, ठीक है, सिंपल वाला टर्म जो आपका आता है, कहां गया मेरा भाई एक्सप्रेशन, कहां गया? ये वाला, ठीक है। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है। तो हमारा ड्राफ्ट जो डेल्टा पी था, डेल्टा पी वॉज 353 इंटू एच, या 353 इंटू एच, 1 डिवाइडेड बाई टी सी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी एच, ठीक है। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करो, तो इफ लेट्स से टी सी इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी एच इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो मैं एक्सट्रीम केस में जाता हूं, तो अगर ये भी जाओगे तो आपका डेल्टा पी जो आता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 353 इंटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाई एच, 1 डिवाइडेड बाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 298, तो 1 डिवाइडेड बाई 298 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी एच इज 40 डिग्री इज 313। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 353 इंटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस दिस इज योर 15 डिवाइडेड बाई 298 मल्टीप्लाइड बाई 313 मल्टीप्लाइड बाई एच, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 353 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 298 डिवाइडेड बाई 313, ठीक है। ओके, so this will come out to be 0.55 into h, 0.55 into h Pascal, 0.55 into h Pascal। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ये वैल्यू कितनी है? 0.55 पास्कल। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 101325 पास्कल, और इसके अगेंस्ट नेचुरल ड्राफ्ट कितनी आ रही है? 0.55, 0.55 एच पास्कल। अगर मान लो आपके कूलिंग टावर की हाइट 10 मीटर है तो भी ये वैल्यू 5.5 पास्कल ही होती है। 101325 के कंपैरिजन में 5.5 पास्कल इज नथिंग। आपके कूलिंग टावर के अंदर जो फ्रिक्शन होगा उसको भी नहीं ओवरकम कर, फ्रिक्शन भी यहां पे ओवरकम नहीं हो पाएगा। जो आप यहां पे परफोरेटेड सीट डाल रहे हो उसके अक्रॉस ही फ्रिक्शन होगा, तो प्रेशर डिफरेंस इतना हो ही नहीं पाएगा, तो आपका कूलिंग टावर नहीं वर्क करेगा। इसलिए टू इंक्रीज द प्रेशर डिफरेंस एटलीस्ट 50, 60, 100 पास्कल तो हो,
तो 50-60 पास्कल करने के लिए, 55 पास्कल करने के लिए आपको हाइट रखनी पड़ेगी 100 मीटर। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द कूलिंग टावर्स हाई। दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए हमें h शुड बी लार्ज करना पड़ता है। h शुड, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सबको? सॉरी। ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो नेचुरल ड्राफ्ट में आपका कूलिंग टावर जो होता है उससे अचीव करवाया जाता है। कूलिंग टावर का जो शेप होता है ये आपका हाइपरबोलिक शेप का होता है। ठीक है, हाइपरबोलिक शेप जो होता है उसके दो एडवांटेज होते हैं। देखो पहला जो एडवांटेज, हाइपरबोलिक शेप क्यों रखते हैं हम? ठीक है, तो ये जो शेप, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये हाइपरबोलिक शेप, इसका पहला जो रीजन है दैट इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैज द मैक्सिमम सिविल। इसको स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा कंक्रीट इसमें लगा है, तो ये ढस ना जाए, गिर ना जाए, या फिर विंड लोड के कारण टूट ना जाए। विंड लोड, अगर मान लो आप ऐसा बनाओगे स्ट्रक्चर तो इस पे बहुत सारा विंड लोड लगेगा, विंड लोड लगेगा तो ये टिल्ट होने की कोशिश करेगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका बेस ऐसा बनाया जाता है ताकि बेस का एरिया मैक्सिमम हो। इसका एरिया मैक्सिमम, यहां से एरिया मैक्सिमम हो गया। अब जब विंड लोड लगेगा तो यहां से आपका रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की साइड, विच विल नॉट लेट दिस टिल्ट। ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई आपका स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाइपरबोलिक शेप में बनाया जाता है। आप लोगों ने घरों में देखा होगा मुड्ढे जो होते हैं, मुड्ढे देखे होंगे पे आप बैठते हो, ठीक है, वो मुड्ढे भी ऐसे होते हैं। उनको कभी टिल्ट करवाने की कोशिश करना, आपको पता चलेगा उनको बहुत मेहनत लगती है टिल्ट करवाने में। ठीक है, so this gives a good strength। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग वालों का, सिविल इंजीनियरिंग वाले खुश होते हैं इस शेप का बना के। और दूसरा जो रीजन है विच इज द मैकेनिकल रीजन व्हाई दिस इज मेड अप ऑफ शेप लाइक दिस, होता क्या है जब यहां से एयर आती है, व्हेन द एयर इज कमिंग, हम चाहते हैं कि जो वाटर है वो फटाक से एयर में डिफ्यूज हो जाए ताकि यहां से जो पानी इवेपोरेट हो रहा है उसको कोई इंपैक्ट ना आए। देखो होता क्या है, यहाँ पे आजू बाजू की जो एयर है अगर वो यहीं पे पड़ी रहेगी तो नीचे से एयर ऊपर नहीं आएगी। तो वी वांट दिस टू डिफ्यूज वेरी फास्ट। ठीक है, चारों तरफ फैल जाए, स्प्रेड हो जाए। तो डिफ्यूजन होने के लिए, देखो डिफ्यूज कब ज्यादा होता है, when the velocity differences are not very high। अगर वेलोसिटी डिफरेंस हाई होंगे तो होता क्या है, ये वाटर, ये पानी जो है एज ए जेट की फॉर्म में ऊपर निकल जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ये जेट की फॉर्म में ऊपर निकले, तो इसको डिफ्यूज करवाने के लिए हम क्या करते हैं, डाइवर्जिंग सेक्शन का एक पैसेज क्रिएट करवाते हैं विच रिड्यूसेस द वेलोसिटी। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ एयर इज रिड्यूस्ड। वेलोसिटी ऑफ एयर इज रिड्यूस्ड। तो जब ये वेलोसिटी ऑफ एयर यहां से क्रॉस सेक्शन से बाहर जब जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ एयर रिड्यूसेस। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग पैसेज है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर जब रिड्यूस करेगा तो एयर का जो साइड वाली एयर का वेलोसिटी है उसके बराबर हो जाएगा। दिस एयर विल डिफ्यूज आउट वेरी फास्ट। ठीक है, तो इट डिफ्यूजेस। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द सेकेंड रीजन। ठीक है, वाटर एंड एयर। क्लियर है? तो पहला जो मेन रीजन होता है दैट इज द हाइपरबोलिक शेप, द स्ट्रेंथ। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो पहला जो टाइप ऑफ ड्राफ्ट हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल ड्राफ्ट। सेकेंड टाइप ऑफ ड्राफ्ट जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड। ठीक है,
पोस्ट ड्राफ्ट जो होती है, पोस्ट ड्राफ्ट में हम क्या करते हैं, पोस्ट ड्राफ्ट में अब हम कुछ भी नहीं करते, पोस्ट ड्राफ्ट में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक फैन लगा देते हैं। ठीक है, सो ये मेरा कूलिंग टावर है। इस कूलिंग टावर के अंदर आपका पानी जो होता है वो यहां से जाएगा, कोल्ड और हॉट वाटर विल कम फ्रॉम हियर। ठीक है, दिस इज योर हॉट वाटर। ठीक है, यहां से आपकी एयर अंदर एंटर करेगी। ठीक है, कोल्ड एयर। ठीक है, बट इस कोल्ड एयर को मूव कौन करवाएगा, तो कोल्ड एयर को मूव करवाने के लिए हम क्या होता है, हम यहाँ पे फैन लगा देते हैं। ओके, सो वी हैव अ फैन। ठीक है, दिस इज अ फैन दैट इज प्लेस्ड ओवर हियर एंड दिस इज कॉल्ड एज फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। तो फोर्स ड्राफ्ट फैन होने की वजह से एयर जो है वो आपका सक किया जाता है, एयर को हम सक करते हैं नीचे से, तो फैन आपका ऊपर भेजता रहेगा। तो दिस इज हाउ द फोर्स ड्राफ्ट कंसेप्ट हुआ। ये जो कंसेप्ट यूज किया जाता है, दिस इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल इंस्टॉलेशन, यूज्ड फॉर ऑल। ठीक है, ये पोस्ट ड्राफ्ट फैन जो होता है, इसके ये पोस्ट ड्राफ्ट जो टावर होता है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये स्मॉल इंस्टॉलेशन के लिए यूज होता है, बिकॉज फैन बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा। अगर नेचुरल ड्राफ्ट जैसा करोगे तो नेचुरल ड्राफ्ट का जो मास फ्लो रेट ऑफ एयर होता है दैट इज एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, अगर आपका कूलिंग वाटर का कैपेसिटी अगर 10,000 लीटर पर सेकेंड है, तो उसके 10 गुना ज्यादा हो सकता है आपका कूलिंग एयर का कैपेसिटी। मास ऑफ एयर जो है दैट कुड बी 1 लाख। ठीक है, 1 लाख kg पर आवर ऐसा एयर मूव करता है। ठीक है, तो दिस इज यूज्ड फॉर ओनली स्मॉल इंस्टॉलेशन। यहां पे मेंटेनेंस के इश्यूज होते हैं, इश्यू ऑफ फैन मेंटेनेंस। देखो होता क्या है, आप लोगों ने कूलर में देखा होगा, ये भी कूलर के जैसा ही है, यहां से एयर बाहर है, यहां से खींच रहा है, पानी गिर रहा है। कूलर में देखा होगा कि 1 साल के बाद में इसकी मोटर खराब हो जाती है, कभी उसको खोल नहीं पाते हैं, जंग लग जाता है उसमें। सेम ऐसा ही होता है, इस फैन का मेंटेनेंस जो होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जनरली इनका साइज जो होता है, साइज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये जो टावर होगा इसका जो हाइट होगा दैट इज 1 और 2 मीटर या 5 मीटर, मैक्सिमम अप टू 5 मीटर, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, so these are very compact but again these are used for very small install। इसको बोला जाता है पोस्ट ड्राफ्ट। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो दिस इज योर सेकेंड टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड। अब जो लास्ट टॉपिक आ जाता है जो बॉयलर में बच गया है दैट इज द चिमनी। ठीक है, चिमनी जो है, चिमनी इज द डिवाइस यूज्ड टू एग्जॉस्ट द गैसेस। ठीक है, तो चिमनी क्या होती है, इट इज यूज्ड टू exhaust the gases, from the boiler to it। तो आपके बॉयलर में गैसेस निकली हैं, उन गैसेस को एटमॉस्फेयर में भेजने के लिए ये चिमनी आती है। चिमनी कहां पे लगाई जाती है, चिमनी अगर आपने देखा होगा तो ये आपका बॉयलर है। ठीक है, बॉयलर से आपकी हॉट गैसेस जो हैं, आपका एयर जो है वो ऐसे गया था, ऐसे होके आया था बाहर। ठीक है, दिस वाज योर बॉयलर। ठीक है, ये आपका बॉयलर था। इस बॉयलर के अंदर आपने एयर दी थी, एयर जब गया यहाँ पे कंबशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपका कंबशन हुआ था, कंबशन होके हॉट गैसेस थी बाहर निकली थी। बाहर निकलने के बाद में सबसे पहले ये गई थी एयर प्री हीटर के पास। ठीक है, सो APH एयर प्री हीटर के पास गई थी। एयर प्री हीटर के पास जाने के बाद में फिर ये बाहर आई थी और इन गैसेस को फिर हमने भेजा था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के पास में, ESP के पास में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से जब ये बाहर निकली
ठीक है, अब हम इनको भेजते हैं चिमनी के पास में। जनरली आपका चिमनी जो होता है उसका शेप भी आपका ऐसा होता है, जैसा तो कि स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऐसा होता है इसका शेप। ठीक है, तो मैं चिमनी को यहां बना देता हूं। ठीक है, और मैं ये वाला पोर्शन फ्रॉम द बॉयलर टू एटमॉस्फेयर इधर लिख देता हूं। ठीक है, फ्रॉम द बॉयलर एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आपका चिमनी है, दिस इज योर चिमनी। और चिमनी जो होता है इसका शेप अगेन जनरली हम ऐसा शेप बनाते हैं। इसका शेप जो बनाते हैं वो इसलिए बनाया जाता है, आप अगर देखोगे इट इज इन फॉर्म ऑफ ओनली द नोजल, ताकि गैसेस जो हैं वो एकदम ऊपर तक निकले, बहुत दूर तक जाएं। हम नहीं चाहते कि ये गैसेस आसपास रहें, हम इनको दूर तक भेजते हैं। ठीक है, तो इसका हाइपरबोलिक शेप नहीं बनाते, इसका सिंपल नोजल टाइप वाला ही शेप बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज इन गैसेस को हम नहीं चाहते ये नीचे डिफ्यूज करें, हम चाहते हैं ये जितना ऊपर हो सके ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएं। ऊपर एटमॉस्फेयर में जब जाएंगी तो वहां पे हाई करंट मूव कर रही होती है, वो गैसेस को ले जाएंगी। अगर आप टावर के कंपैरिजन में देखोगे तो चिमनी की हाइट कूलिंग टावर से कहीं ज्यादा होती है। चिमनी की हाइट होती है दिस कुड बी एज हाई एज 150 मीटर, कूलिंग टावर इज 70 मीटर, बट चिमनी की हाइट 150 मीटर तक हो सकती है। आपको पता है ये चिमनी जो होती है इनके यहाँ पे बल्ब लगाए जाते हैं, यहाँ पे बल्ब लगाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर द बल्ब और लाइट्स। ठीक है, ये लाइट इसलिए लगाई जाती है ताकि हेलीकॉप्टर वगैरह जो होते हैं दे फ्लाई एट लो हाइट, ये हेलीकॉप्टर्स को बताने के लिए होती है कि भैया यहाँ पे एक चिमनी है, थोड़ा ध्यान से चलाना। और अगर गलती से कभी ये लाइट खराब हो जाती है तो पता आपको पावर प्लांट में क्या सिस्टम है, सुन के मजा आ जाएगा। अगर ये कभी लाइट खराब हो जाती है तो इनका जो टेक्नीशियन होता है उस बेचारे को यहां से पूरा ऊपर तक चढ़ना पड़ता है। और इस चिमनी के अंदर बीच में बहुत सारी डेक्स होती है। ठीक है, डेक्स क्या होती है, बेसिकली स्टील का स्ट्रक्चर होता है जिसपे जाके टेक्नीशियन बैठ सकता है। बेचारा टेक्नीशियन जब हाइट इसको चेंज करने जाता है ना जब बल्ब, तो इसका पूरा प्रोसेस होता है, वो सुबह 6 बजे निकलेगा यहां से चेंज करने के लिए, 6-7 घंटे उसको लगते हैं ऊपर तक चढ़ने में। 6-7 घंटे के बाद वो जाता है लाइट चेंज करके आता है शाम तक, तो उसको पूरा दिन लग जाता है एक बल्ब चेंज करने में। और आपको पता है ये एक बल्ब चेंज करके आया तो फिर उसको 4 दिन का 4 डेज लीव मिलता है उसको, ऑफिशियल 4 दिन की छुट्टी मिलती है उसको। तो जब लोगों को 4 दिन की छुट्टी जानी होती है तो लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं मुझे छुट्टी दे दो, मैं इसका बल्ब चेंज करके आता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, चलो, तो ये दिस इज वेयर योर चिमनी इज। जो चिमनी होती है अगेन अगर आप देखोगे तो चिमनी के अंदर गैसेस जो होते हैं उनका हाई टेम्परेचर होता है, तो चिमनी ऑल्सो जनरेट्स अ ड्राफ्ट। ठीक है, तो चिमनी ऑल्सो जनरेट्स ड्राफ्ट। और चिमनी का जो ड्राफ्ट है वो एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने कूलिंग टावर में निकाला है। तो डेल्टा पी ऑफ अ चिमनी इज 353 इंटू एच 1 डिवाइडेड बाई टी कोल्ड एयर माइनस 1 प्लस एम डॉट ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाई एम डॉट ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई टी। देखो यहां पे क्या है, जो हमारा वाटर वाला पार्ट था, जो हमारा कूलिंग वाला पार्ट था, उसमें क्या था, मास फ्लो रेट ऑफ एयर था एम डॉट एयर, और उसके अंदर आपने ऐड किया था एम डॉट इवेपोरेटिव वाटर। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आया था दैट वाज 1 प्लस एम डॉट डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम डॉट ए, ऐसा ही आया था। बट सिंस यहां पे हमारा जो चिमनी जो है, चिमनी के अंदर जो गैसेस आ रही है, हॉट गैसेस जो आ रही है विच इज ड्यू टू बर्निंग ऑफ द कोल। ठीक है, तो यहां पे आप मास फ्लो रेट ऑफ एयर भेजते हो, मास फ्लो रेट ऑफ एयर। ठीक है, प्लस
मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल भेजते हो, ठीक है। सो यू आर एडिंग समथिंग एडिशनल, दैट इज मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। तो अगर फ्यूल चेंज करोगे तो यहां पे जो डेंसिटी होगी दैट विल बी 1 प्लस एम डॉट एफ डिवाइडेड बाई एम डॉट ए। क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ओके, समझ में आ गया? यस, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस, वेरी गुड। तो दिस इज मास फ्लो रेट ऑफ एयर और इसके अंदर मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल हम ऐड करते हैं। So this is what is the draft which is generated by chimney and this is in mm of water. ठीक है, इससे ज्यादा चिमनी पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चिमनी पे आज तक शायद एक ही क्वेश्चन आया है, दैट हैज कम इन 2019। 2019 के ईएसी में एक भयंकर सा सवाल आया था प्री में, ठीक है। यही कैलकुलेट करने को दिया था बट बड़ा लंबा सवाल था, बड़ा लंबा चौड़ा, किसी से नहीं हो पाता, दैट वाज फॉर श्योर, किसी ने नहीं किया होगा। ठीक है, 2019 का पेपर ऐसा आया था कि शायद कट ऑफ वाज 176, 500 में से जिसके 176 आ गए थे, 600 में से जिसके 176 आ गए थे। 600 का था या 500 का था? 600 का था शायद। 176 आउट ऑफ 600 जिसके आ गए थे वो पास हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट पावर प्लांट ऑक्सिलरी एंड यहाँ पे वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर। आई होप सबको पसंद आया होगा, ठीक है, सबको समझ में भी आ गया होगा। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि नहीं समझ में आई है या कुछ और पूछे तो बच्चों आप लोग मेरे को, ठीक है। एंड आई होप आपको पावर प्लांट का कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है यू कैन शेयर योर फीडबैक विद मी एज वेल। आप यहाँ पे भी फीडबैक दे सकते हो, कैन ऑल्सो, ठीक है। तो चलो दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत है तो मेरे को, ओके, थैंक यू सो मच, ओके, एंड होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग अच्छी रैंक